नमस्कार। अपने जीवन काल में राजीव भाई के नाम से मशहूर हुए स्वर्गीय राजीव दीक्षित के साथ कालचक्र ने एक अनूठा मजाक किया। उनका जन्म 30 नवंबर 1967 को और विधाता ने 2010 में 30 नवंबर को ही उन्हें अपने पास परम धाम में वापस बुला लिया। लेकिन महज 43 वर्ष की आयु में ही यह भारतीय वैज्ञानिक और प्रखर वक्ता अपने द्वारा प्रारंभ किए गए आज़ादी बचाओ आंदोलन के माध्यम से वह कर गए जिसने उन्हें अमर कर दिया। आइए आज उन्हीं राजीव दीक्षित के जीवन पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि पूर्व में ही उल्लेख किया, राजीव दीक्षित का जन्म 30 नवंबर 1967 को हुआ। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जनपद की अतरौली तहसील के नाह गांव में राधेश्याम दीक्षित एवं मिथिलेश कुमारी के आंगन में उनकी किलकारियां गूंजी। फिरोजाबाद से इंटरमीडिएट करने की शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत उन्होंने इलाहाबाद से बीटेक तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से एमटेक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने कुछ समय भारत के CSIR तथा फ्रांस टेलीकम्युनिकेशन सेंटर में काम भी किया। तत्पश्चात वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के साथ जुड़ गए। इसी बीच उनकी प्रतिभा के कारण CSIR में कुछ परियोजनाओं पर काम करने और विदेशों में शोध पत्र पढ़ने का मौका भी मिला। वे गजब के अध्येता थे। उन्होंने भगत सिंह, उधम सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महान क्रांतिकारियों के कार्यों का अध्ययन किया तो गांधी जी को भी पढ़ा। उन्होंने 9 जनवरी 2009 को भारत स्वाभिमान ट्रस्ट के महासचिव का दायित्व संभाला। लेकिन इससे पहले भी अधिक महत्वपूर्ण यह है कि उन्होंने भारत में विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। राजीव भाई ने अपने पूरे जीवन में देश भर में घूम घूम कर लगभग 12,000 से ज़्यादा व्याख्यान दिए। सन 2005 तक वह भारत के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण 4 बार भ्रमण कर चुके थे। उन्होंने विदेशी कंपनियों की नाक में दम कर रखा था। भारत के किसी भी मीडिया चैनल ने उनको दिखाने का साहस कभी नहीं किया। वे ऐसे ओजस्वी वक्ता थे जिनकी वाणी पर मां सरस्वती साक्षात निवास करती थी। जब वे बोलते थे तो श्रोता घंटों मंत्रमुग्ध होकर उनको सुना करते थे। 30 नवंबर 1967 को जन्मे और 30 नवंबर 2010 को ही संसार छोड़ने वाले ज्ञान के महासागर श्री राजीव दीक्षित जी आज केवल आवाज के रूप में हम सबके बीच जिंदा हैं। उनके जाने के बाद भी उनकी आवाज आज देश के लाखों करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही है और भारत को भारत की मान्यताओं के आधार पर खड़ा करने की आखिरी उम्मीद बनी हुई है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि उनकी अंतिम यात्रा कैसी हुई। लगभग आधे भारत की यात्रा करने के बाद राजीव भाई 26 नवंबर 2010 को उड़ीसा से छत्तीसगढ़ राज्य के शहर रायगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने 2 जनसभाओं को संबोधित किया। इसके पश्चात अगले दिन 27 नवंबर 2010 को जांजगीर जिले में 2 विशाल जनसभाएं की एवं 28 नवंबर को बिलासपुर जिले में व्याख्यान देने के पश्चात 29 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पहुंचे। छत्तीसगढ़ के राज्य प्रभारी दया सागर और कुछ अन्य लोग उनके साथ थे। दुर्ग जिले की तहसील बेमतरा में सुबह 10 बजे से राजीव भाई ने पहली विशाल जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद दोपहर 2 बजे बेमेतरा से दुर्ग के लिए रवाना होने के लिए जब गाड़ी में बैठे तो उनका शरीर पसीना पसीना हो गया। दया सागर ने राजीव जी से पूछा तो जवाब मिला कि मुझे थोड़ी गैस सीने में चढ़ गई है, शौचालय जाऊं तो ठीक हो जाऊंगा। दुर्ग पहुंचकर दया सागर उनको अपने आश्रम में ले गए। जहां राजीव भाई शौचालय गए
और जब काफ़ी देर तक राजीव भाई बाहर नहीं आए तो दरवाज़ा खोला गया। राजीव भाई पसीने से लथपथ होकर नीचे गिरे हुए थे। उनको बिस्तर पर लिटाया गया और पानी छिड़का गया। दया सागर ने उनको अस्पताल चलने को कहा तो राजीव भाई ने मना कर दिया और कहा होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएंगे। थोड़ी देर बाद होम्योपैथी डॉक्टर ने आकर उनको दवाइयाँ दी। आराम न मिलने के बाद भी राजीव भाई एलोपैथी चिकित्सा लेने से मना करते रहे। वे अस्पताल में भर्ती नहीं होना चाहते थे। उनका कहना था कि सारी जिंदगी एलोपैथी चिकित्सा नहीं ली तो अब कैसे ले लूं। ऐसा कहा जाता है कि इसी समय बाबा रामदेव ने उनसे फ़ोन पर बात की और किसी तरह उनको मनाया और अंततः उनको भिलाई के सेक्टर 9 में स्थित शासकीय अस्पताल ले जाया गया। इस अस्पताल में अच्छी सुविधाएं न होने के कारण उनको अपोलो BSR अस्पताल में दाखिल कराया गया। अस्पताल में उपचार के बाद वे कुछ समय के लिए बेहतर भी हो गए थे, मगर रात में एक बार फिर उनकी हालत बिगड़ गई और 30 नवंबर 2010 को रात्रि 1 से 2 के बीच स्थानीय डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। 30 नवंबर को उनके मृत शरीर को पतंजलि लाया गया, जहां हजारों की संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और 1 दिसंबर राजीव जी का दाह संस्कार कनखल हरिद्वार में किया गया। राजीव भाई की मौत लगभग भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से मिलती जुलती है। ताशकंद से जब शास्त्री जी का मृत शरीर लाया गया था तो उनके चेहरे का रंग नीला काला पड़ गया था। अन्य लोगों की तरह राजीव भाई भी ये मानते थे कि शास्त्री जी को विष दिया गया था। ठीक उसी प्रकार राजीव भाई के चाहने वालों का कहना है कि अंतिम समय में राजीव जी का पूरा चेहरा भी हल्का नीला काला पड़ गया था। लोगों के बार बार कहने के बावजूद राजीव भाई के शव का पोस्टमार्टम नहीं करवाया गया, ठीक वैसे ही जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का नहीं करवाया गया था। राजीव जी की मृत्यु का कारण भी दिल का दौरा बताकर सब तरफ प्रचारित किया गया। उनके अंतिम समय की अर्थात बेमेतरा तहसील से रवाना होने के बाद की ये सारी घटनाएं राज्य प्रभारी दया सागर और अन्य अधिकारियों द्वारा बताई गई हैं। अब ये कितनी सच है या झूठ नहीं कहा जा सकता। जिस तरह राजीव भाई ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को निशाना बनाया हुआ था, स्वदेशी की अलग जगाई थी, तो क्या यह नहीं हो सकता कि उन्हें षड्यंत्र पूर्वक मार्ग से हटाया गया हो। यह सवाल तो है ही कि अगर उनका चेहरा नीला काला पड़ गया था तो पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया गया। लोग बाबा रामदेव पर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि बाबा ने अपने वक्तव्य में कहा कि राजीव भाई को हार्ट ब्लॉकेज था, शुगर की समस्या थी, BP भी था। इसलिए राजीव भाई पतंजलि योगपीठ की बनी दवा मधुनाशनी खाते थे। जबकि राजीव भाई के वीडियो उपलब्ध हैं जिसमें वे कहते सुने जा सकते हैं उनका शुगर, BP, कोलेस्ट्रॉल सब नॉर्मल है। वे पिछले 20 साल से डॉक्टर के पास नहीं गए और अगले 15 साल तक जाने की संभावना भी नहीं है। बाबा रामदेव सही बोल रहे हैं या स्वयं राजीव भाई? खैर, यहाँ तो हमारा मुख्य सवाल आज के तंत्र से है। एक ड्रग एडिक्ट और अनेक महिलाओं से घोषित संबंध रखने वाले फिल्मी सितारे को एक राज्य का नायक प्रचारित किया जा रहा है। उसकी संदिग्ध मौत को लेकर बवाल मचा हुआ है, जबकि राष्ट्रवाद की अलग जगाने वाले राजीव भाई की संदिग्ध मौत पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं। सचमुच किसी समय का ज्ञान पिपासु भारत अब भौतिकता की चकाचौंध में मस्त, मैकाले की प्रेत छाया से ग्रस्त इंडिया बन चुका है। नमस्कार।